हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर जिसका नाम है अधगम का आकलन, और अधगम के आकलन में हमारा टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करके गया था पिछले वीडियो में कि चिंतन एक बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए चिंतन को मैं 2 पार्ट में आप तक पहुंचाऊंगा, है ना। तो आज टॉपिक है दोस्तों चिंतन पार्ट 2, है ना, जिसका नाम क्या है, जिसमें पढ़ाऊंगा क्या, कंटेंट क्या है, चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के प्रकार, है ना। दोस्तों, आप जब किताबों में पढ़ोगे तो देखोगे कि कहीं पर चिंतन के 4 प्रकार हैं, कहीं पर चिंतन के 3 प्रकार हैं, कहीं पर चिंतन के 6 प्रकार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मूल रूप से चिंतन के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार। अब उसी को किसी ने जोड़ करके 4 में दे दिया, किसी ने 3 में दे दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको केवल प्रकारों के नाम याद होने चाहिए, और मैं एक एक उदाहरण से सारे प्रकारों को, चिंतन को बताऊंगा आपको, ताकि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। चिंतन के प्रकार मैंने बताया था अभी कि चिंतन 6 प्रकार का होता है। अब दोस्तों, चिंतन होता क्या है ना, व्हाट इज थिंकिंग, इस पर पहुंचने से पहले मैं पहले आपको कुछ अवधारणाएं आपको चिंतन की बताऊंगा, ताकि आपको चिंतन समझ में आए, है ना। तो 3 शब्द मैं आपको आज ले रहा हूं साइकोलॉजी के, है ना। पहला है, देखो, एक तो होता है प्रत्यक्षण, है ना, एक होता है संप्रत्यय। क्या होता है? संप्रत्यय, प्रत्यक्षणा और संप्रत्यय। ठीक है। अभी प्रत्यक्षणा होती क्या है, मैंने थोड़ी थोड़ी चर्चा आपसे पहले भी की थी, और साइकोलॉजी को समझने के लिए शब्दों को समझना आवश्यक है, और भी बताऊंगा ऐसे ही सब। तो देखो, प्रत्यक्षणा हम किसे कहते हैं, है ना, अंग्रेजी देखें इसकी तो क्या है, परसेप्शन। क्या है अंग्रेजी? परसेप्शन कहते हैं ना अपन। परसेप्शन मतलब हमारा दृष्टिकोण भी होता है परसेप्शन, है ना। परसेप्शन का शुद्ध हिंदी देखेंगे तो प्रत्यक्षणा। और प्रत्यक्षणा किसे कहते हैं? हमारा दृष्टिकोण, है ना, हमारी समझ, हमारा रवैया, कुछ भी कहते हैं। लेकिन अपन दृष्टिकोण कब पैदा होता है? जैसे कोई व्यक्ति को हमने देखा, अब उस व्यक्ति के बारे में दृष्टिकोण जब तो पैदा होगा जब उसको हमने देख लिया, या उसके बारे में हमने सुन लिया, या उसके बारे में हमने पढ़ लिया, या फिर उससे हमारी बातें होगी, तभी तो हमारा विचार या हमारा दृष्टिकोण उसके बारे में बनेगा। मतलब तभी हमारा परसेप्शन उसके बारे में पैदा होगा। तो कुल मिलाकर प्रत्यक्षता परसेप्शन क्या है दोस्तों? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देखकर, समझकर, या उससे उसको पढ़कर, या उससे बातें करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना, उसके बारे में समझ पैदा करना, क्या है दोस्तों? प्रत्यक्षणा है। ठीक है ना। तो संप्रत्यय क्या हो गया हमारे, मैं बता रहा था कि संप्रत्यय कब पैदा होगा। देखो, विशेषताओं के बारे में तो हमने प्रत्यक्षणा में जानकारी प्राप्त कर, लेकिन दोस्तों एक अंतर है। प्रत्यक्षणा में जो हमारी समझ पैदा होती है वो प्रत्यक्ष रूप से देखकर होती है, और संप्रत्यय में अमूर्त रूप से होती है ना। जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया, आपको उसी से रिलेटेड दूसरा दे दूं कि एक बालक ने गाय को देखा, और गाय के बारे में उसने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली कि गाय सफेद होती है, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के पूंछ होती है, गाय के कुबड़ नहीं निकला होता, है ना, गाय दूध देती है ना, गाय, और वगैरह वगैरह। अब गाय के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। कैसे जानो? जब उसने गाय को या तो देखा, या गाय के बारे में उसने पढ़ा,
या गाय के बारे में उसने सुना। ठीक है, अब जब भी कभी उसके सामने गाय आएगी या गाय नहीं भी आई, केवल उसके कानों में उसने गाय शब्द सुन लिया, तो आप सोचो ये गाय की सारी विशेषता उसके मस्तिष्क के चेतन में आ जाएगी। ये ही चेतन में आना क्या है? संप्रत्यय है। तो अमूर्त हुआ। लेकिन ये संप्रत्यय कब पैदा हुआ दोस्तों? खास चीज याद रखना, जब पहले उसने प्रत्यक्षणा पैदा कर ली। मतलब ये सीढ़ी होती है, मैंने बताया था आपको पहले कि ज्ञान की 3 सीढ़ियां होती है ना। अब पहले नंबर पर ये देखो, ये दूसरा था, ये तीसरा था। अब पहला क्या है? संवेदना। मतलब ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना, दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षता, तीसरी सीढ़ी संप्रत्यय। कुल मिलाकर हम सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं संवेदना स्तर का, उसके बाद संवेदना के बाद हम प्रत्यक्षणा में जाते हैं, प्रत्यक्षणा के बाद संप्रत्यय में जाते हैं। वही सीढ़ियां हो गई। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूसरी पे जाएंगे, दूसरी चढ़ लेंगे तीसरी पर जाएंगे, और यदि डायरेक्ट छलांग लगाएंगे तीसरी पर तो हम गिर कर रोने मुंह पड़ेंगे। ये स्थिति है। तो सबसे पहले हम संवेदना स्तर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संवेदना स्तर है क्या है? बस छोटा सा चीज याद रखना, ज्यों की त्यों ज्ञान प्राप्त करना, एज इट इज, ज्यों की त्यों। मतलब जैसा हमने देखा, जैसा किसी ने हमको सुनाया, जो हमने पढ़ा, उसको ज्यों की त्यों मस्तिष्क में धारण कर लेना, वो संवेदना है। जैसे उदाहरण देखें कि किसी ने एक गाय आई एक बच्चे के सामने, और किसी माँ ने, उस बच्चे की माँ ने गलती से ये कह दिया कि ये तो बैल है। तो बच्चे ने भी क्या सीख लिया कि बैल है। गाय को क्या सीख लिया उन्होंने? बैल। क्यों सीख लिया? क्योंकि कौन से स्तर का ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो बालक? प्रत्यक्षणा स्तर का, ज्यों की त्यों, है ना। कहते हैं ना कि रात को दिन कह देना, दिन को रात कह देना, तो ये क्या है दोस्तों? ये प्रत्यक्षणा है, ज्यों की त्यों। ये ज्यों की त्यों जो ज्ञान प्राप्त होता है निम्नतम स्तर का माना जाता है, जिसमें बालक अपनी कोई भी चिंतन शक्ति का उपयोग नहीं करता, कोई समझ का उपयोग नहीं करता, एज इट इज जैसा सामने वाले ने बताया ऐसा इस बालक ने सीख लिया। ये कहलाता है प्रत्यक्षणा। और प्रत्यक्षणा होने के बाद फिर बालक दूसरे स्तर पर जाता है संवेदना होने के बाद दूसरे स्तर पर जाता है प्रत्यक्षणा, परसेप्शन। अब परसेप्शन भी कब होगा? जब उसे संवेदना है, संवेदना स्तर का ज्ञान प्राप्त है, वरना परसेप्शन हो ही नहीं सकता। अब क्यों होगा? कि अब जब वो प्रत्यक्षणा स्तर का ज्ञान प्राप्त करेगा ना दोस्तों वो बालक, तो वो 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख जाएगा। तो अगर उसमें समझ पैदा हो गई, मैंने यही बताया था प्रत्यक्षणा का अर्थ आपको कि किसी चीज को देखकर, पढ़कर, सुनकर उसके बारे में समझ या सोच पैदा करना, है ना। तो अब उसमें एक समझ पैदा हो गई। समझ क्या? कि ये गाय है और ये बैल है। मतलब अंतर करना, तुलना करना आ जाता उस बालक का। ये होती है प्रत्यक्षणा, है ना। अब प्रत्यक्षणा स्तर के बाद फिर वो प्रवेश करता है दोस्तों संप्रत्यय स्तर। अब उसे किसी चीज को देखने की या सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब वो खुद अमूर्त चिंतन करके उस चीज के बारे में, उस वस्तु या उस व्यक्ति के बारे में और नई नई चीजें बता देगा। तो यहां पर वो अपनी अमूर्त चिंतन का, तर्क शक्ति का उपयोग करने लग जाता है। ठीक है, हो गए तीनों। तो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना, दूसरी प्रत्यक्षणा और तीसरी संप्रत्यय। एक बात, दूसरी संवेदना होती है शैशवावस्था में, है ना। प्रत्यक्षणा होती है बाल्यावस्था में, और संप्रत्यय होता है दोस्तों किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था, या इसी को हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में दोस्तों वैज्ञानिक स्तर। यहां पर बालक वैज्ञानिक सोच पैदा कर लेता है, अमूर्त चिंतन वो बालक करने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपके
चिंतन से पूर्व की कुछ अवधारणा है, इनको अच्छे से याद रखना, समझ लेना। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है चिंतन के प्रकार। तो अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा चिंतन, है ना। ये तीनों शब्दों को आप याद रखना। तो दोस्तों मैंने बताया था चिंतन 6 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा होता है वो देख लें। नंबर 1 प्रत्यक्षात्मक चिंतन, है ना। देखो अभी मैंने बताया आपको कि संवेदना स्तर में बालक कोई अपनी बुद्धि का तर्क शक्ति का उपयोग नहीं करता, वो जैसा उसने देखा ऐसा ही सीख लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें किसी प्रकार का चिंतन नहीं है ना। तो चिंतन में संवेदना नहीं आती। अब कहां से चालू होता चिंतन? प्रत्यक्षात्मक चिंतन से, है ना। दूसरा कल्पनात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, है ना। तीसरा प्रत्यात्मक चिंतन, ठीक है। चौथा तार्किक चिंतन, पांचवा रचनात्मक चिंतन, है ना। और लास्ट में दोस्तों छठवा है आत्मविमोही चिंतन, है ना। क्या है लास्ट में? आत्मविमोही चिंतन, है ना। या इसी को दूसरे शब्दों में कह देते हैं झूठी कल्पना। क्या कह देते हैं? और इसको झूठी कल्पना। ये 6 प्रकार का चिंतन आपके होता है एक व्यक्ति के अंदर, है ना। ये चीज आप साइकोलॉजी में ही पढ़ेंगे, है ना। यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके साइकोलॉजी के लिए, और खास तौर से कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं शुरू से बता रहा हूं आपको कि सारे क्वेश्चन जो ऐसे मैं आपके सामने ला रहा हूं, कंटेंट विषय वस्तु सारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला कौन सा है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, है ना। अब मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्यक्षणा किसके आधार पर विकसित होती है, मतलब इसकी पहली सीढ़ी क्या है प्रत्यक्षणा की? संवेदना क्या है? जो कि त्यो ज्ञान प्राप्त करना। मतलब आज मैंने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, आने वाले कल में वो ज्ञान कैसा बन जाएगा दोस्तों? मेरा पूर्व ज्ञान बन जाएगा ना। पूर्व ज्ञान का मतलब पूर्व अनुभव, है ना। तो बस यही आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। क्या? पूर्व अनुभव के आधार पर अब खास चीज वर्तमान, है ना। पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान के बारे में सोचो। बस इतना सा याद है। पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान के बारे में सोचना, है ना। अब इसको भी साथ में देख लेते हैं, दोनों में अंतर याद रखना खास। इसमें क्या हो जाएगा? कल्पनात्मक में पूर्व अनुभव के आधार पर भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना। ये वर्तमान के बारे में सोचना और ये भविष्य के बारे में सोचना, ये अंतर है। अब देखो एक उदाहरण देता हूं मैं, है ना। ये शैशवावस्था में होता है, मतलब
बहुत ही छोटे बच्चे का, 6 महीने का, 6 महीने का तो लेके साल भर का, 2 साल का, मतलब उस स्थिति में होता है जब वो बालक घुटनों के बल चलने लग जाता है या पैरों के बल चलने लग जाता है। तो 15 महीने के आसपास का बालक बड़े आराम से पैरों के बल चलने लग जाता है। तो उस अवस्था में होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, है ना। और फिर कल्पनात्मक चिंतन, जब बालक बड़ा होता है तो उसमें कल्पना 2 साल के बाद बालक में कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। सब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना। 2 साल के बाद बालक में कल्पनात्मक चिंतन पैदा हो जाता है ना। अब देखो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं दोनों का, कि जब बालक इस चिंतन में होता है, जैसे कोई माँ या बाप जिसके घर में 1 साल भर का है, 15 महीने का है, 2 साल, बाजार जाते हैं, तो बाजार जब वो बाजार जाते हैं, मान लो माँ पापा रोजाना ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से जब वापस आते हैं तो उस बच्चे के लिए रोजाना टॉफी लाते हैं, प्रतिदिन टॉफी लाते हैं, ठीक है। अब बालक को जैसे 7 दिन, 15 दिन, महीने भर वो रोजाना टॉफी लाए, अब बालक को ज्ञान प्राप्त हो गया क्या, कि मेरे पापा जब आएंगे तो मुझे टॉफी लाते हैं। मन में सोच लिया उसने इस बात, है ना। अब 25 दिन तक वो लगातार टॉफी लाए और 26वें दिन जब वो पापा घर में आए तो वो बालक घुटनों के बल, पापा को देखकर, याद रखना, पापा को देखकर वो बालक जहां भी खेल रहा है, पापा के पैरों की आवाज सुनकर तुरंत उसने खेल छोड़कर गेट तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच गए? क्योंकि उसने पापा को देखा और देखकर ये सोचा कि मुझे टॉफी लाए होंगे। अब देखो इस उदाहरण में क्या बताया मैंने, पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान के बारे में सोचना। पूर्व अनुभव क्या था कि 25 दिन तक लगातार वो टॉफी लाए, और वर्तमान के बारे में, वर्तमान क्या था, पापा को देखना। पापा जब तक, ध्यान रखना, पापा जब तक घर में प्रवेश नहीं किया तब तक वो बालक ने खेल नहीं छोड़ा, ना ही वो बालक गेट तक गया। कब गया? जब उसने पापा को या तो देख लिया या उसके कदमों की आवाज को सुन लिया, तब हो गया क्लियर। तो प्रत्यक्षात्मक पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान के बारे में सोचना है ना। एक बात और ध्यान रखना कि इसमें इसकी दूसरी विशेषता क्या है, नाम या शब्दों का उपयोग नहीं होता, है ना। मतलब वो बालक बस अपना काम कर लेगा, जाकर टॉफी ले लेगा, ना तो वो पापा पापा पुकारेगा और ना ही वो कोई शब्दों का उपयोग करेगा, ठीक है। दूसरा देखो कल्पनात्मक चिंतन। अब इसका उदाहरण देखो कि अब प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो गया उस बालक में पैदा कि पापा जैसे ही आते हैं वो बालक पापा के पास पहुंच जाता है ना, और उसे टॉफी मिल जाती है। अब देखो अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा होने पर अब उसमें कुछ चेंजेस आए, उसका चिंतन स्तर बढ़ा। कैसे बढ़ा? कल्पनात्मक चिंतन। कैसे? इसमें क्या लिखा है, पूर्व अनुभव के आधार पर भविष्य के बारे में सोचना। इस अब बालक जैसे पापा घर से बाहर जाएंगे तो उसी समय बालक सोचने लग जाएगा कि मेरे पापा जब बाजार से वापस आएंगे तो मुझे टॉफी लाएंगे। कब के बारे में सोचा? भविष्य के बारे में, कि मेरे पापा बाजार गए हुए हैं, जब वो बाजार से वापस आएंगे, आए नहीं अभी, अगर आ गए और तब वो बालक जाता उसके पास में तो हो जाता प्रत्यक्षात्मक चिंतन। लेकिन आए नहीं है, पहले से वो बालक सोचने लग गए जब भी वापस आएंगे तो मुझे टॉफी लाएंगे, है ना। तो भविष्य के बारे में बात, एक बात। दूसरी बात, अब खास बात देखो कि ये कल्पनात्मक चिंतन इस पर टिका हुआ है कि नहीं, क्योंकि टॉफी लाएंगे कब सोचा उसने, कब कल्पना की? जब उसे पहले से पता था, पहले से पूर्व अनुभव था उसके बाद कि जब भी पापा आते हैं बाजार से या ऑफिस से तो मुझे टॉफी लाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों में खास अंतर, ये वर्तमान से संबंधित और ये भविष्य से संबंधित, और दोनों में नाम या शब्द का उपयोग नहीं होता, इसमें भी नाम या शब्द का उपयोग नहीं होता, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? प्रत्यात्मक चिंतन।
है ना। यहां पर बालक बड़ा हो गया, बड़ा कौन से स्तर में, किशोरावस्था में पहुंच गया, है ना। अब वो संप्रत्यय मैंने बताया, वो अब कंसेप्शन करने लग गया, संप्रत्यय पैदा हो गया। तीसरी सीढ़ी, ये दोनों सीढ़ियां चढ़ ली उसने यहां पर, अब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा। अब तीसरी सीढ़ी पर क्या करेगा दोस्तों, वो बालक कि इस चिंतन में पूर्व निर्मित प्रत्ययों पर आधारित होता है। प्रत्ययों का निर्माण क्या बताया, पूर्व निर्मित, इसमें क्या है, ये है पूर्व निर्मित। चलो ये मिटा दो इधर से, जगह पूर्ण कम है, ताकि और क्लियर लिख दूंगा। पूर्व निर्मित प्रत्ययों पर आधारित होता है तथा इन प्रत्ययों का निर्माण, इन प्रत्ययों का निर्माण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर या समझकर उनका विश्लेषण, संश्लेषण आदि करके होता है। समझे? मतलब उस बालक को, उस व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में वो चिंतन कर रहा है, उस वस्तु व्यक्ति का पहले से पूर्व ज्ञान है, सारी विशेषताओं के बारे में वो पहले से जानता है। मतलब उस वस्तु व्यक्ति स्थान की सारी विशेषताएं, सारे गुण अवगुण, सब कुछ जो कुछ है वो उसके अचेतन में पहले से भरा पड़ा है। मतलब कुल मिलाकर जानता है उनके बारे में, तभी तो वो इस स्तर पर पहुंचा कि यहां उसने सीख लिया, यहां उसने जान लिया, अब यहां पर पहुंचा प्रत्यात्मा। तो कुल सब चीज उसके मस्तिष्क में है। अब सोचो आप, मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब पहले से उस जानवर, पशु या व्यक्ति के बारे में पहले से उसके बारे में सारी चीजें उसके मस्तिष्क में हैं, तो जब भी उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस जानवर का नाम, मैं नाम बोल रहा हूं, या उसका चित्र, है ना, या उसके बारे में कुछ भी सूचना हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, चाहे वो वस्तु या जानवर या स्थान उसके सामने है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बारे में कानों तक भी सूचना पहुंच गई तो तुरंत उस वस्तु या उस व्यक्ति या उस पशु की सारी विशेषताएं उसके मस्तिष्क के चेतन में आ जाती है। जैसे अब मैं उदाहरण दे दूं कि गाय के बारे में वो बालक पहले से सब कुछ जानता है। मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया था पहले, पिछले वीडियो में गाय का दिया। गाय के बारे में वो पहले से सब कुछ जानता है। मैंने एक हाथी का भी उदाहरण दिया था, हाथी का उदाहरण भी यही फिट होगा। तो गाय के बारे में वो बालक पहले से जानता है। अब जिस दिन वो बालक कहीं बैठा है, क्लास में मान लो पढ़ रहा है टीचर के सामने, और गाय शब्द उसके किताब में आ गया, गाय तो नहीं आई ना, गाय शब्द आ गया केवल, तो गाय शब्द आते ही उसके मस्तिष्क में, उसके चेतन में गाय की सारी विशेषताएं सामने आ जाएंगी। यही कहलाता दोस्तों प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है, मैंने उदाहरण दिया था आपको हाथी का कि बालक या एक व्यक्ति किचन में बैठ करके खाना खा रहा है और एक छोटा सा बच्चा दौड़ते दौड़ते आया, चिल्लाते आया कि हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया। जब खाना जो खा रहा उसने तो नहीं देखा हाथी, फिर भी आप देखो बैठे बैठे खाना खाते खाते उस व्यक्ति के मस्तिष्क में, चेतन में विशाल हाथी का स्वरूप सामने आ जाता है। आप सोचकर देख लेना आता है कि यही कहलाता है दोस्तों अमूर्त चिंतन या प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है, तीन हो गए क्लियर। अब चौथा देखते हैं
तार्किक चिंतन, नाम से क्लियर हो रहा है आपको तार्किक चिंतन क्या है ना। पहले तो आप याद रखना, मैं कंपटीशन की दृष्टि से बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उच्च स्तर का चिंतन है ना, उच्च स्तर का चिंतन है। और दूसरी बात याद रखना, जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन कहा है। क्या कहा है? विचारात्मक चिंतन कहा है ना। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन कहा, ठीक है, बता दिया। अब इसमें क्या होता है? व्यक्ति तर्क करता है। अब तर्क किसे कहते हैं, है ना। देखो, चिंतन और तर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन है अलग। चिंतन हम करते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, और उस समस्या के समाधान के लिए हम उसके दोनों पक्षों पर विचार करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही तर्क है। मतलब किसी के बारे में दोनों तरह से सोचना कि इसकी ये कमियां हैं और इसकी ये कमियां हैं, ये अच्छाई है, यही तर्क है। तो तार्किक चिंतन क्या है दोस्तों? जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए तर्क करते हैं, है ना। क्योंकि ध्यान रखना, तो ये लिख देता हूं, तार्किक चिंतन में अगली विशेषता क्या है? यह है समस्या समाधान आधारित चिंतन, है ना। समस्या समाधान आधारित चिंतन, ठीक है दोस्तों। पांचवा क्या है? रचनात्मक चिंतन। अब देखो ये क्या लिखा है मैंने दोस्तों, यहां पर ये मिटा दूं मैं सब। तार्किक चिंतन हो गया। अगला क्या है? रचनात्मक चिंतन, है ना। अब इसमें क्या होगा? रचना मतलब निर्माण करना, है ना। तो इसकी खास बात याद रखना रचनात्मक चिंतन की दोस्तों, क्या इसमें तथ्यों अनुभवों के आधार पर नियमों का निर्माण किया जाता है। तथ्यों या अनुभवों के आधार, मतलब जो बालक के पास पूर्व ज्ञान है, जो बालक के पास पूर्व अनुभव है, या उसने जो तथ्यों के बारे में जानकारी ले रखी है, उनके आधार पर नए नियमों का निर्माण करता है। ये बात कल भी आई थी पिछले वीडियो में कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में उन्होंने सुन लिया, पढ़ लिया, या एक अनुसंधान करता क्या करता है कि किसी चीज के बारे में पहले से उसने पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, फिर उस चीज के बारे में वो कोई नई चीज की खोज करता है या नए नियम का निर्माण करता है। तो इसमें भी वैज्ञानिक आविष्कार में भी पूर्व अनुभव होने आवश्यक है, पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, तब तो वैज्ञानिक कोई नया आविष्कार करता है। नया आविष्कार मतलब नए नियमों का निर्माण करता है। क्लियर हो गया, है ना। अब इसमें देखें कि इस रचनात्मक चिंतन में क्या है? नियमों का, तथ्यों अनुभवों के आधार पर नियमों का निर्माण, है ना। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं दोस्तों आगमनात्मक चिंतन। क्या कह सकते हैं इसको हम? आगमनात्मक चिंतन। क्योंकि आगमन और निगमन दो प्रकार की विधियां होती है। आगमन में क्या चलता है? उदाहरण से नियम, और निगमन में नियम से उदाहरण, है ना। तो अब देखो यहां कैसे चला बालक, अनुभव तथ्य क्या है? उदाहरण, और क्या बनाया? नियम। तो कैसे चलाया आगमनात्मक चिंतन? उदाहरण से नियम की ओर,
उदाहरण से नियम की। और निगमनात्मक होता, इसमें नहीं आएगा निगमनात्मक कहीं, तो निगमनात्मक निम्न श्रेणी का चिंतन माना जाता है ना। आगमनात्मक चिंतन उच्च श्रेणी का वैज्ञानिक चिंतन माना जाता है, ठीक है ना। तो क्या निगमनात्मक को यहां मत करना कुछ भी, यहां पर क्या है, केवल आगमनात्मक चिंतन। और कैसे चलता है, उदाहरण से नियम, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, जो मैं मेरे को साइकोलॉजी में देता रहता हूं उदाहरण अधिकतर, कि एक बालक ने या एक व्यक्ति ने, कुछ भी कह दे, एक व्यक्ति ने घर से एक गार्डन में वो घूमने गया और वहां देखा कि नीम के पत्ते हरे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी पहला रीड वगैरह, नीम के पत्ते हरे हैं। फिर उसने दूसरा वृक्ष देखा कि पीपल के पत्ते भी हरे हैं। तीसरा देखा कि आम के पत्ते भी हरे हैं। चौथा देखा कि बरगद के पत्ते भी हरे हैं, है ना। तो ये सारी चीज जो देखी उसने, क्या थे ये, उसके तथ्य थे या उदाहरण थे। अब उसने एक नियम बना दिया उस बालक ने, क्या, कि पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं, दैट्स ऑल। बन गए नियम। किससे बना वो नियम, उदाहरणों से बना, है ना। और यदि यही निगमनात्मक होता तो क्या होता, नियम से उदाहरण। कैसे करते उसको, नियम से उदाहरण में क्या होता है, किसी प्रमाणित नियम को या किसी प्रमाणित कोई भी सूत्र को उदाहरणों से प्रमाणित करते हैं या इस प्रयोगों द्वारा सिद्ध करते हैं। ये लिखिए, प्रयोग, किसी नियम को, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाता है। किसमें, निगमनात्मक चिंतन। कैसे, कि मैंने मान लो सुन रखा है, नियम है एक दुनिया का, विज्ञान का, कि पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं, ये तो मैंने सुन लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिद्ध करूंगा कि देखते हैं कि पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं कि नहीं। तो कैसे सिद्ध करूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा और वहां देखूंगा कि वास्तव में क्या सभी अधिकांश पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं। नियम से उदाहरण हो गए। और यदि मैंने कोई नया नियम बना दिया देख करके, तो क्या बन जाएगा, वो उदाहरण से नियम की। क्लियर हो गया। और लास्ट में दोस्तों अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं, तो और लिख दें इसमें वाली से, वैज्ञानिक, इसी को क्या कहते हैं, और वैज्ञानिक चिंतन है। मतलब ऐसा चिंतन जिसमें नए नियमों का निर्माण होता है, नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई खोजें होती हैं, है ना। वही क्या कहलाता है, रचनात्मक चिंतन। ठीक है। और लास्ट में है दोस्तों आत्मविमोही चिंतन, है ना, आत्मविमोही चिंतन। इसको मैंने देख दिया झूठी कल्पना, लेकिन है ये भी चिंतन। मतलब ऐसा चिंतन, ऐसी कल्पना जिसकी पूरी होने की संभावना ना के बराबर है, मतलब असंभव है ना। जिसको हम और कई नाम देते हैं, जैसे आप भी उन नामों को हिंदी में पढ़ते होंगे, जैसे हवाई महल बनाना, है ना, शेख चिल्ली के सपने होते हैं ना। मैं उदाहरण लिख दूं इसके, कई उदाहरण है इसके, जैसे हवाई महल बनाना, है ना। और देखो शेख चिल्ली के सपने, और देखो सब्ज बाग देखना, सॉरी दिखाना, है ना। और देखो ख्याली पुलाव पकाना, है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी ऐसे उदाहरण है ये सब या मुहावरे हैं सब, जिनका ये क्लियर अर्थ निकलता है कि झूठे सपने देखे जा रहे हैं, या इसको क्या कह सकते हैं हम, खुली आंखों से सपने देखना, डे ड्रीम्स, दिवा स्वप्न। हाँ, इसी को क्या कह सकते हैं हम, दिवा स्वप्न, डे ड्रीम्स, जो कभी पूरे नहीं होते।
है ना। जैसे मैं आपको एक अच्छा बढ़िया सा उदाहरण दे दूं, क्या एक आते हैं आपके उदाहरण साइकोलॉजी वगैरह में या इसमें भी आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, कि दो प्रेम का जोड़ा एक गार्डन में बैठा हुआ है, अच्छे से ठंडी ठंडी हवा, बातें चल रही हैं दोनों की, है ना। अब प्रेम उससे बोल रही है, प्रेम का बोल रही है प्रेमी से कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए घर वालों को छोड़ दूंगी, है ना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो प्रेमी क्या बोलता है, अरे तू बता तो सही, आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। कहते हो ना, तुम भी कहते हो। आज तक कोई व्यक्ति आसमान के तारे तोड़कर लाया है क्या, बताओ। तो ये क्या है, सब ख्याली पुलाव है ना। ये ख्याली पुलाव क्या कहलाता है, आत्मविमोही चिंतन। एक उदाहरण और दे दूं इसमें बढ़िया सा, जैसे जो आपकी किताब में है कि इसमें ऐसी बड़ी झूठी कल्पना की जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक गरीब व्यक्ति, ये तुम्हारी किताब का उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति या यूं कहते हैं एक भिखारी। अब देखो, भिखारी शब्द काम ले लिया मैंने, चाहे उसके पास तो करोड़ रुपए है घर में, लेकिन जब भिखारी शब्द आ गया ना तो वो करोड़ रुपए उसके पास नहीं है, ये मानना पड़ेगा हमें। क्यों भिखारी कहेंगे किसे, उसे कहेंगे जिसके पास कुछ नहीं है, जो दूसरों से भीख मांगकर खाता है, पेट भरता है, उसे भिखारी कहेंगे। तो एक भिखारी स्वप्न देख रहा है क्या, कि मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, उस गाड़ी में मेरी सुंदर सी बीवी होगी, मेरे सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर मैं उनको घुमाने ले जाऊंगा, शॉपिंग मॉल में जाऊंगा, वहां शॉपिंग करूंगा, वगैरह वगैरह। अब बताओ, एक भिखारी के ये सपने क्या कभी सिद्ध हो सकते हैं क्या, कभी पूरे हो सकते हैं क्या? आप ये मत कहना कि सर हो सकते हैं, जब उसके पास पैसा हो जाएगा तब वो भिखारी नहीं रहे। मैं विशेषण जोड़ रहा हूं, भिखारी। क्लियर हो गए? ऐसे सपने क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, आत्मविमोही चिंतन। ठीक है दोस्तों, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।